तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बस दो ही बात लिखा है, ये दोनों। ठीक है ना, तो ये दोनों अच्छे से याद कर लो भाई। देखो, ऑक्सीजन जो होता है दो चीज़ से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक तो आरबीसी से और एक प्लाज्मा से। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है, तो कौन कौन चीज़ से ट्रैवल करता है? तो आरबीसी, या तो आरबीसी के साथ जाएगा या तो फिर प्लाज्मा में घुल के जाएगा। तो आरबीसी के साथ ज़्यादा जाता है, कितना जाता है? तो 97%। और प्लाज्मा के साथ 3% जो होता है का ऑक्सीजन वो जाता है। ठीक है, तो बस यही दो बात याद करना है। उसके बाद अगर हम CO2 का बात करें तो CO2 जो होता है आरबीसी के साथ 20 से 25% ही जाता है। सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। ठीक है ना, वो है 70%। और जो बच जाता है वो 7% प्लाज्मा के साथ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें याद रखना कि बाइकार्बोनेट के रूप में ज़्यादा जाता है ये। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले ना एक दो बात ये वाला याद रख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना आता ही आता है। ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला अगर पकड़ लिए बात ना, तो इससे रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी से ना, वो बन जाएगा। तो देखो क्या है इसमें, एक चीज़ एक याद रखना, बीटीआर। ठीक है, अब ये बीटीआर क्या है? तो बीटीआर है, बी से हो गया बोर इफेक्ट, टी से हो गया टिश्यू, और आर से हो गया राइट शिफ्ट। ठीक है ना, जब भी बोलेगा कि राइट शिफ्ट हुआ है तो मतलब क्या सोच लेना कि अच्छा बोर इफेक्ट हुआ है। मतलब कहाँ पे ये सारा प्रक्रिया कहाँ का बताना चाह रहा है? टिश्यू का। देखो ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगा, जब हम ये और आगे समझा देंगे तभी समझ में आएगा कि ये किस चीज़ का ट्रिक है। ठीक है, तो देखो टिश्यू पे होता क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। टिश्यू में, अच्छा यहाँ बताओ कि टिश्यू में क्या चीज़ है बन के रहता है रेडी? CO2 भरपूर, यहाँ CO2 रहता है बहुत सारा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या चीज़ होता है? हाई होता है। तो जब भी पूछेगा कि टिश्यू पे क्या होता है, तो ज़्यादा CO2 होता है, मतलब कि ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखो जब भी CO2 ज़्यादा होता है ना, तो तीन चीज़ रिलेट करना। CO2 अगर ज़्यादा है तो H+ ज़्यादा होगा। अब H+ ज़्यादा होगा, अरे H+ ज़्यादा है यानी कि क्या है? एसिडिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यानी कि pH क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हर जगह होगा, जहाँ भी CO2 ज़्यादा हुआ वो H+ ज़्यादा होगा, pH कम होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम लोग शरीर के अंदर घुसते जाते हैं ना, मुंह से शरीर के अंदर घुसते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो टिश्यू पे क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टिश्यू पे देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ज़्यादा है, तो लोडिंग किसका होगा? लोडिंग मतलब हीमोग्लोबिन पे लोड कौन होगा, कौन चढ़ेगा? तो CO2 चढ़ेगा। ठीक है, अनलोडिंग किसका होगा? मतलब देखो यहाँ अगर ब्लड वेसल्स मान ले, तो यहाँ से जो है O2 इधर आएगा और CO2 लोड होके इधर लंग्स के पास जाना चाहेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अनलोडिंग किसका हो जाएगा? O2 का। O2 इधर उतर के आएगा, यहाँ से CO2 चढ़ के जाएगा लंग्स के पास। अब देखो ये ग्राफ में अगर देखोगे ना, तो ये राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट शिफ्ट जब होगा तो ये टिश्यू वाला मैकेनिज्म सारा होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं बोर इफेक्ट। ठीक है, तो इसी का ट्रिक बता दिए हैं कि BTR याद रख लेना। BTR यानी कि बोर इफेक्ट जो होता है टिश्यू पे होता है, राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना। उसके बाद अब देखो एल्वेलाई पे जस्ट इसका अपोजिट होगा। एल्वेलाई पे क्या होगा? ज़्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा? O2 का, ऑक्सीजन का। CO2 क्या होगा? कम होगा। जब CO2 कम होगा तो H+ भी कम होगा, H+ कम होगा तो pH ज़्यादा होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या बताए थे कि जैसे जैसे मुंह से अंदर की ओर जाते जाते हैं ना, तो टेम्परेचर जो होता है बढ़ते जाता है। तो टिश्यू के पास गया तो टेम्परेचर ज़्यादा था, तो यहाँ हम लोग फिलहाल तो लंग्स के पास है तो टेम्परेचर यहाँ कम रहता है। अब देखो लोडिंग ऑफ O2 होगा, O2 ज़्यादा है तो O2 का लोडिंग होगा। जैसे कि हम ये लंग्स मान ले, यहाँ मतलब एल्वेलाई मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ O2 ज़्यादा है तो O2 लोड होगा, और CO2 इधर से आया है तो CO2 अनलोड होकर इधर चला जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ ये क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट होता है ग्राफ में। ठीक है, ऐसा सिचुएशन में। और क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, ये वाला बात याद रहेगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ दिख नहीं रहा है तो अब दिख रहा होगा। तो ग्राफ में नीचे जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, इधर होता है सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है
वो वाला चीज़ है इधर, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो आता है ना कुछ इस टाइप से आता है। पहले तो धीरे से एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे चौथा, फिर ऐसे हो जाता है। फिर 4 के बाद तो आगे बाइंड होगा नहीं, तो सेचुरेशन आ जाता है इसका। अब बाइंड नहीं होगा, 100% बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, और सॉरी ये जो कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, और ये जो ग्राफ है ना इस ग्राफ का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखना, ये दोनों बात, ठीक है। अब देखो जब भी लेफ्ट शिफ्ट बोलेगा ना तो ऊपर दिखाना, ऊपर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऐसे, और नीचे को बोलते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। अब राइट शिफ्ट होगा तो क्या क्या चीज़ होगा, तो राइट शिफ्ट हम अभी बताएं कि राइट शिफ्ट मतलब टिश्यू वाला चीज़ याद रखना, तो ये टिश्यू वाला सब चीज़ होगा। और जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट होगा मतलब लेफ्ट शिफ्ट तो क्या होगा, तो लेफ्ट शिफ्ट वाले ये एल्वेलाई पे जितना चीज़ हो रहा है वो सब होगा, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो 2 बात याद रख लेना है, ठीक है ना। क्या चीज़, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मतलब 100% अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, तो वो जो होता है 100 ml, तो 100 ml में से बस 5 ml ही ऑक्सीजन मिलता है टिश्यू को, ठीक है। बाकी जो होता है रिजर्व करके रख लेता है, ठीक है ना। उसके बाद यही 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कितना डिलीवर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो 4 ml ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हीमोग्लोबिन के पास। तो हीमोग्लोबिन के बारे में ये 4-5 बातें हैं जो कि याद रखना है। क्या क्या चीज़ है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। इसमें आयरन जो होता है कौन सा स्टेट में होता है, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। +3 नहीं होता है, इसमें याद रखना +2 होता है, ठीक है। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये RBC के अंदर होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और यही हीमोग्लोबिन अगर CO2 से बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी मत बोल देना, कार्बोक्सी जब ये मोनोऑक्साइड बाइंड करता है ना तब इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब एक और बात बता दे रहे हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना बाइंड करता है तो ये इरिवर्सिबल होता है, ये बाइंड कर गया तो कर गया, इसीलिए खतरनाक होता है। लेकिन ये ऑक्सीजन और CO2 जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो बाइंड करता है तो फिर छोड़ देता है, रिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। अब चलो, एक हीमोग्लोबिन जो होता है मैक्सिमम 4 ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो NCERT के बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम बस NCERT बता रहे हैं, जब हम कंसेप्ट भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना तो आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे डिटेल मैकेनिज्म है। तो अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये थोड़ा डिटेल में दिया है तो इसको समझा देते हैं। देखो RBC के थ्रू जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, 3 फॉर्म में जाता है ना, एक हो गया RBC, एक हो गया प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, एक हो गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो RBC में क्या होता है कि कंटेंट वेरी हाई कंसनट्रेशन, मतलब एक दो बात है इधर वो वाला याद कर लो पहले। RBC में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ याद रखना, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ठीक ना। इसका हाई कंसंट्रेशन होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। यही प्लाज्मा में जो होता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा RBC में होता है, ठीक है। अब तो हो गया। एक और बात याद रखो इधर मैकेनिज्म पढ़ने से पहले कि CO2 जब भी H2O से बाइंड करता है ना, ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये बनाता है H2CO3, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, मतलब H2CO3 बना तो ये टूट के फिर ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। फिर अब देखो आगे क्या होता है, फिर से इस पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आता है, ये टूट जाता है H+ और HCO3- में, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ये वाला है HCO3-, ठीक है। अब ये H+, अभी चाहेगा तो इधर अब फिर से रिएक्शन जो होता है पीछे की ओर जाए, आगे पीछे ऐसे होते रहेगा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और रिवर्सिबल होना भी जरूरी है, तभी तो CO2 बाहर निकलेगा या फिर CO2 टिश्यू को मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। CO2 तो ईजी होता है, वो RBC के साथ ढोआ के जाता है, फिर वैसे ही रिवर्सिबल मैनर में हो जाता है, उसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, ये देख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो टिश्यू है ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये टिश्यू में क्या भरा हुआ है, CO2 भरा हुआ है। अब ये CO2 जो है ब्लड वेसल्स में जाएगा, अब ब्लड वेसल्स में लोड होके
इधर जाएगा आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है, आरबीसी पे ये लोड होगा, लोडिंग। अब लोडिंग होगा तो इसके अंदर क्या होगा, तो CO2 है, तो ये पानी पिएगा पहले, ठीक है ना। ये जो होता है पानी पिएगा, पानी पी के कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में क्या बना देगा, H2CO3। अब H2CO3 ये टूट के कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, H+ और HCO3- ये बनाएगा, ठीक है। अब ये HCO3- जो होता है ना, आरबीसी से बाहर निकल जाता है, ये प्लाज्मा में आ जाता है, ठीक है। इधर अब प्लाज्मा में देखो क्या होता है, पहले तो ये देख लो, प्लाज्मा में नमक है NaCl, अब NaCl टूट जाता है Na+ और Cl- में। अब ये Na जो है ना, अब ये तो HCO3- चार्ज लेके तो नहीं घूमेगा, तो ये Na जाता है, Na इसके साथ जो होता है रिएक्शन कर जाता है और ये HNO मतलब बाइंड कर जाता है, HNO3 बनाता है, ठीक है। फिर भी ये बाइकार्बोनेट ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसी फॉर्म में ये ट्रेवल करता है अब आगे तक। अब देखो, क्योंकि यहाँ से एक जो होता है एनायन निकला है बाहर, तो इसमें जो होता है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ से एक माइनस चार्ज वाला एनायन को इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कौन जाता है, तो ये यहाँ जाता है क्लोराइड। तो ये क्लोराइड जो अंदर घुसता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और इसी को बोलते हैं हैम्बर्गर फेनोमेना। अब देखो ये H+ का क्या होता है, तो H+ हीमोग्लोबिन से बाइंड करके HHB बनाता है ये, ठीक है। अब चलो, तो ये तो हो गया हमारा कहाँ का, टिश्यू का ऐसे होता है। ये अब जैसे जा रहा है वैसे ही ट्रैवल करेगा, कहाँ तक, तो ये ट्रैवल करेगा ये एल्वेलाई तक, एल्वेलाई के ब्लड तक, ब्लड कैपिलरी तक। अब देखो लंग्स के पास क्या होगा, मतलब एल्वेलाई के पास क्या होगा, तो यहाँ पे आते हैं। अब जितना मैकेनिज्म जो टिश्यू के पास हुआ है ना, यही उल्टा हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ लंग्स के पास, यानी कि एल्वेलाई के पास, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ से आप, तो ये जो होता है ना क्लोराइड जो है पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। क्लोराइड अंदर था तो वो बाहर निकल जाएगा, और क्लोराइड बाहर निकलेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो था ये टूट जाएगा, ये टूट के Na+ बनाएगा और HCO3- और HCO3- अंदर जाएगा और Cl बाहर निकलेगा, तो ये दोनों मिला के फिर से NaCl बना लेगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे HHB जो था वो इसको छोड़ देगा, ये बढ़ जाएगा H+, अब H+ HCO3- ये दोनों मिलके H2CO3 बनाएगा, अब ये H2CO3 CO2 और H2O बना देगा। अब ये CO2 जो है ऐसे अंदर चला जाएगा, कहाँ पे, एल्वेलाई में, ठीक है। तो इस टाइप से जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट का, और ये आरबीसी के थ्रू, ठीक है ना। और प्लाज्मा वाला, डिजोल्व प्लाज्मा वाला का कुछ नहीं है, वो जैसे प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ऐसे CO2 के फॉर्म में ही आता है, CO2 के फॉर्म, ऐसे CO2 यहाँ आया, फिर CO2 जो है यहाँ भी ऐसे फ्री CO2 ऐसे अंदर घुस जाता है, ऐसे इसी टाइप से होता है, ठीक है। डिटेल मैकेनिज्म MBBS में पढ़ना है भाई, इतना 12th में जानने का 11th-12th में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो हर चीज़ जो है ना एलिमेंट में वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है और बहुत कम दिया है, ठीक है। जब MBBS में आओगे ना तो यहाँ इतना इलेबोरेशन है, मतलब हर एक चीज़ एक डिटेल में दिया हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन इतना तो पढ़ना है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पहले देखेंगे न्यूरल सिस्टम के थ्रू कैसे होता है। तो न्यूरल सिस्टम में दो चीज़ हम लोग देखेंगे, मेड्यूला और पोन्स, ठीक है, पोन्स और मेड्यूला, ठीक है। तो मेड्यूला को ही हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, मतलब मेड्यूला में ही होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और यही होता है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, मतलब यही रेगुलेट करता है सारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को, कि कब कम करना है, कब फास्ट करना है, कब डीप ब्रीदिंग करना है, कब डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करना है, तो सारा चीज़ यही कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोन्स, ठीक है। तो पोन्स जो होता है, पोन्स के पास एक सेंटर होता है, न्यूमेटिक सेंटर होता है, एक एपन्यूटिक सेंटर भी होता है, उसका भी कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन नहीं ही होता है, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो क्या करता है, इसका मेन काम है ना कि ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करता है। जैसे सांस नॉर्मल ले रहे हो ना तो उसको फास्ट कर देगा, धड़ाधड़ सांस लिए जा रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कम कर दिया, एकदम जल्दी जल्दी सांस लोगे, ठीक है। तो यही ये करता है, ड्यूरेशन कम करता है। अब ड्यूरेशन कम हो गया, जैसे सांस अब हम ऐसे ले रहे थे, ऐसे सांस ले रहे थे, फिर ऐसे धीरे धीरे छोड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसे 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 एकदम कम सेकेंड में कर लेना है, तो ऐसे ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो ये और क्या करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। तो ये जो होता है मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। तो बस ये दो बात याद है। अब हम लोग आते हैं कीमोसिंथेटिक एरिया कुछ होता है।
कीमोसिंथेटिक एरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ना इसी के बगल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट ऑफ रिदमिक सेंटर हो गया। अब ये सेंसेटिव किसके किसके लिए होता है, तो H प्लस और CO2 के लिए सेंसेटिव होता है, CO2 के लिए बहुत कम होता है, नहीं ही होता है, ठीक है। ये ज़्यादा सेंसेटिव किसके लिए होता है, H प्लस और CO2 के लिए होता है। जब भी H प्लस और CO2 ज़्यादा बढ़ेगा ना तो ये सिग्नल भेज देगा किसको, रिदमिक सेंटर को। यहाँ देखो सब जो होता है रिदमिक सेंटर को जैसे देखा कि अरे H प्लस ज़्यादा हो गया, CO2 ज़्यादा हो गया, तो इसको ऐसे भेज देगा ऐसे सिग्नल कि अब तुम मॉडरेट करो, क्या करना है ऐसे, ठीक है। अब देखो भाई, अब तीसरा है हमारा आरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। ये यहाँ पे भी जो होता है ना कुछ चेंजिंग, यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो सेंस करता है CO2 और H प्लस को, इसके चेंज को सेंस करता है। जैसे CO2 H प्लस अगर बढ़ेगा या फिर इसमें कोई चेंजिंग होगा, बढ़ेगा घटेगा मतलब कुछ भी हुआ, तो ये भी सिग्नल किसको भेजता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है ना। चलो हो गया। अब देखो लास्ट वाला एक लाइन लिखा हुआ कि द रोल ऑफ O2 इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, लगभग नहीं ही होता है, इस टाइप से। तो चलो भाई अब हम लोग देख लेते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर तो बहुत इजी है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो पहला है हमारा अस्थमा, ठीक है, इसको एजमा पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, एजमा, लेकिन अस्थमा भी पढ़ता है बहुत लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अस्थमा जो होता है इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होता है। मेन इसमें क्या होता क्या है, तो इसमें होता है ना कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में होता है, ठीक है। देखो पाइप में होता है, एल्वेलाई में कुछ नहीं होता है, इसमें जो है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो होता है ना ब्रोंकाई ब्रोंकियोल वो थोड़ा और पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से जब भी पतला चीज़ से सांस लोगे या खींचोगे तो ऐसे ना साउंड निकलता है, एक विसिल साउंड, ठीक है, जिसको वीजिंग कहते हैं, ठीक है ना, वीजिंग साउंड निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यही 3 को बात याद रखना कि इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में। कैसा साउंड निकलता है, वीजिंग साउंड, और डिफिकल्टी होता है क्या चीज़ में, ब्रीदिंग, हो गया। अब हम लोग आते हैं इम्फाइसीमा में। तो इम्फाइसीमा जैसे ही आता है ना भाई, तो ऐसे ही एकदम याद कर लो कि एल्वेलाई में कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये होता है एल्वेलर वाल जो होता है डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका डिक्रीज हो जाता है। एल्वेलर वाल डैमेज होने के कारण सरफेस एरिया इसका डिक्रीज हो जाता है। और ये मेन रीज़न इसका एनसीईआरटी में लिखा है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो ये याद रखना, सिगरेट स्मोकिंग जैसे आ गया इम्फाइसीमा, ठीक है। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, धीरे धीरे होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा कि एक सिगरेट पिए हो गया, धीरे धीरे होगा, जब पीते जा रहे हो तो ऐसे, ठीक है। अब लास्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो इसमें तो लिखने के लिए तो बहुत चीज़ लिखा है, लेकिन 3 बात याद रखना है। क्या चीज़, कि ये इसमें जो होता है ये क्या होगा, लंग्स डैमेज होगा, ठीक है, लंग्स का एल्वेलाई डैमेज हो जाएगा, ये सब चीज़ जो होता है पूरा लंग्स ही खराब होने लग जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, तो इसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है। प्रोलिफरेशन कैसे होता है, ठीक है, जिसको कि फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। तो फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मतलब लंग्स में जितना भी फाइब्रस टिश्यू है तो उसका ना ऐसे गांठ बनने लग जाएगा, टाइट होने लग जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो अगर लॉन्ग टाइम से अगर स्टोन ब्रेकिंग ग्राइंडिंग इस टाइम मतलब डस्ट वाला जगह पे अगर काम कर रहे हो, तो वहाँ जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप विथ, और ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी का, वो इसके साथ जो होता है घुल मिल नहीं पाता है, ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। कितना ही कंट्रोल करेगा, अपना औकात भर ही करेगा, ज़्यादा नहीं करने पाता है। तो ज़्यादा देर तक अगर ज़िंदगी भर उसी में काम कर रहे हो या ज़्यादा टाइम तक काम कर रहे हो तो इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, यही फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस का मतलब बता ही दिए, लंग्स डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए इसका यूज बस एक ही उपाय है कि या तो मास्क पहन के काम कीजिए या तो फिर काम ही मत कीजिए, ठीक है, यही है। तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब हम इसका करवाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है पहले देखो कहाँ कहाँ से करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन जो है पहले हम करवाएंगे PYQ से, PYQ, उसके बाद फिर एक बुक है हमारा फिंगरप्रिंट, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट उससे करवाएंगे, और खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ है बहुत सारा, उससे करवाएंगे। तो ये 2-3 जगह से जो है क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। शेयर करने का मन कर रहा है तो शेयर भी कर देना।
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।